नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासमेट जीके के अंदर। अपने दोस्तों शुरू किए हैं 5 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी की किताबों से दोस्तों अपने लेके आते हैं। ये 6 टू लेकर 10 तक की साइंस की जो किताब है उन्हीं में से जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उन पर अपने पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों ये प्रश्न है ये रीट पटवार पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर अपना फोकस रीट की तरफ रहेगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बहुकोशिक होते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुकोशिक होते हैं, तो ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। दोस्तों यानी ऑप्शन ई नंबर है बी एम डी दोनों हो जाएंगे। मेरा मकसद केवल आपको प्रश्न करवाना नहीं बल्कि प्रश्न की तह तक जाकर पूरी व्याख्या यानी एक प्रश्न के अंदर कम से कम 10 प्रश्नों को हल करना है। तो कवक और शैवाल जो होते हैं ये बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु और जो प्रोटोजोआ होते हैं ये ज्यादातर दोस्तों एक कोशिक होते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो अपने को बी और डी ही क्लिक करना होगा। व्याख्या दोस्तों जो कवक होते हैं इनको फंगस भी कहा जाता है, इनको फफूंद भी बोला जाता है। जो कवक है इसका प्रमुख काम अपमार्जक के रूप में काम करना होता है। दोस्तों ये अपमार्जक के रूप में कैसे काम करते हैं, मतलब ये सड़ी गली जो वस्तुएं होती है, जो सड़ी गली वस्तुएं होती है उनको खाना पसंद करते हैं, मतलब अपने वातावरण के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बढ़े रहता है उसको खत्म करते हैं। बात करें दोस्तों कवक की, तो कवक के अंदर जड़ तनावे पत्तियां नहीं पाई जाती और ऐसा पादप जिसके अंदर जड़ तनावे पत्तियां नहीं पाई जाती उसे थैलोइड बोला जाता है। तो कवक क्या हो गए दोस्तों, एक प्रकार के थैलोइड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो कवक होता है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और जिस पादपों के अंदर जिन जंतुओं के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब पादपों के अंदर ही होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, मतलब अपना भोजन समय प्राप्त नहीं कर पाते। इनको भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कवक का उदाहरण है, तो राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस तीनों ही कवक के मुख्य उदाहरण होते हैं। आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर पूछ लिया जाए जो कवक होता है इसके अंदर जो प्रजनन होता है कैसे होता है दोस्तों, इनके अंदर जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। यह बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सीधा प्रश्न आ जाता है मिट्टी में पाए जाने वाले कवक का नाम बताइए। तो मिट्टी में पाए जाने वाला कवक म्यूकर होता है दोस्तों। जलीय कवक का नाम बताइए, तो जलीय कवक एकलाया होता है। लकड़ी पर पाया जाने वाला कवक कौन सा होता है, तो लकड़ी पर पाया जाने वाला कवक मेरुलियस लैक्रीमस होता है। दोस्तों जो कवक होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, काइटिन व केलोस की बनी होती है। बात करें शैवाल की, तो शैवाल दोस्तों सजीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन सवे तैयार कर लेते हैं, और ऐसे जीव सवे पोषी कहलाते हैं। जो जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन सवे तैयार करते हैं, ऐसी घटना प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सवे पोषी जीव कहलाते हैं। इसका मतलब दोस्तों जो शैवाल हैं इसकी एक खास बात और ध्यान रखनी है कि शैवालों को क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रिप्टोगेम का मतलब क्या होता है। दोस्तों जो पौधे फूल व बीज उत्पन्न नहीं करते, ऐसे पौधे जो फूल व बीज उत्पन्न नहीं करते उन्हें क्रिप्टोगेम कहा जाता है। गजब का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा दोस्तों जो पौधे फूल, फल व बीज उत्पन्न करते हैं, जो पौधे फूल, फल व बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें फनेरोसेम कहा जाता है, लेकिन शैवाल क्रिप्टोगेम होते हैं। सबसे बड़ा शैवाल पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस होता है। कौन सा होता है दोस्तों, मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल होता है। इसके अलावा शैवालों के अन्य एग्जाम्पल है दोस्तों क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास पूछ लिया जाता है कि किसके उदाहरण हैं, तो दोस्तों ये शैवालों के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं, शैवालों के उदाहरण होते हैं। यूग्लिना एक कोशिक शैवाल होता है। पूछ लिया जाए यूग्लिना क्या है, तो दोस्तों यूग्लिना प्रोटोजोआ का सदस्य होता है और एक कोशिक शैवाल होता है। शैवालों के अंदर जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन पूरा होता है। निम्नलिखित में से बहुकोशिक कौन होते हैं, कवक और शैवाल। ज्यादातर बहुकोशिक होते हैं। कवक के बारे में मैंने आपको पूरा बताया, शैवाल के बारे में भी पूरा बताया। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम एक प्रकार का होता है। तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का इनमें से क्या होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। जैसा कि आपको दिख रहा है अंडरलाइन मैंने कर रखा है, तो प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है दोस्तों।
अब जानते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। ऐसा जानेंगे कि आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी होता है। प्रश्न बनता है मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए, तो नाम होता है प्लाज्मोडियम। और दोस्तों जो प्लाज्मोडियम का वाहक पूछ लिया जाए कि प्लाज्मोडियम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, तो दोस्तों मच्छरों के द्वारा प्लाज्मोडियम जाता है। तो मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। पूछ लिया जाए जो प्लाज्मोडियम होता है वो किस संघ का प्राणी है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है। पूछ लिया जाए जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी कौन कौन सी प्रजातियां होती है, तो दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये इसकी मुख्यतः 4 प्रजातियां पाई जाती है। पूछ लिया जाए मनुष्य के अंदर कौन सा प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग फैलाता है, तो प्लाज्मोडियम फैसिलिपेरम होता है दोस्तों, या फैल्सीपेरम होता है, वो क्या करता है मलेरिया रोग फैलाता है। अब दोस्तों इसके अलावा भी प्रश्न बन जाता है कि वाहक कौन होता है, मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। एक अलग से मैंने लिख रखा है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अपने प्लाज्मोडियम के बारे में लगभग जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी को अपने पूरा शान देंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न करवाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्रोटीन में उपस्थित होता है, इनमें से कौन सा प्रोटीन में पाया जाता है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर या क्लोरीन? सही जवाब होगा नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसा कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो दोस्तों प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। अब हम नाइट्रोजन के बारे में ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। और वर्ग कौन सा होता है? 15 होता है। हम जानते हैं आवर्त सारणी। दोस्तों जो आवर्त सारणी है इसके अंदर कुल वर्गों की संख्या 18 है और कुल आवर्तों की संख्या 7 है। दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है उनको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। लेकिन जो इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं होती है उन्हें आवर्त कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। तो पीरियडों की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। अब चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन दोस्तों वर्ग 15 का सदस्य होता है। और अगर पूछ लिया जाए नाइट्रोजन का पीरियड कौन सा है, तो पीरियड दूसरा होता है। अगर पूछ लिया जाए ब्लॉक, तो जो नाइट्रोजन होता है आवर्त सारणी के अंदर दोस्तों पी ब्लॉक के अंदर आता है। अगर पूछ लिया जाए जो आवर्त सारणी है उसके अंदर कुल ब्लॉक कितने होते हैं, तो 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, तो 4 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। लेकिन नाइट्रोजन पी ब्लॉक का सदस्य होता है। बात करें नाइट्रोजन इसके अलावा किस किस में पाया जाता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन होता है, विटामिन में नाइट्रोजन होता है। अगर पूछ लिया जाए वायुमंडल में लगभग कितने % नाइट्रोजन है, तो 78% नाइट्रोजन होता है। दोस्तों नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, एक्रिय गैस होती है। और नाइट्रोजन की खोज पूछ ले तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड व लेवोसियर ने 1773 के अंदर की थी। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन की संरचना कैसी होती है, तो नाइट्रोजन की संरचना दोस्तों हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। अगर पूछ लिया जाए नाइट्रोजन की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि के अंदर नाइट्रोजन की स्पीड कितनी होती है, तो दोस्तों 353 मीटर प्रति सेकंड होती है। 353 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर पूछ लिया जाए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नाम किसने दिया, तो दोस्तों 1790 के अंदर साफ्टाल ने नाइट्रोजन नाम दिया नाइट्रोजन को। दोस्तों नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करके बनाया गया था। अब देखते हैं नाइट्रोजन का उपयोग कहां होता है। पूछा जाता है हेबर विधि के अंदर अमोनिया बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। उर्वरक बनाने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक सामग्री बनाने में भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के अंदर नाइट्रोजन होती है। दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए बिजली के बल्बों में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों बिजली के बल्बों के अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपने एक प्रश्न के साथ लगभग 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं 5 क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है 10-12 मिनट की, लेकिन आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हो। चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक है। सबसे पहले तो परिरक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, खाद्य का मतलब होता है खाने वाले पदार्थों के। दोस्तों जो खाने वाले पदार्थ हैं उनको खराब होने से बचाने वाले जो चीजें होती है उन्हें कहते हैं खाद्य परिरक्षक कहा जाता है।
अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक है। नंबर एक ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजीन, नंबर बी है साबुन, नंबर सी है अपमार्जक, नंबर 4 है सोडियम बेंजोएट। तो साबुन और अपमार्जक तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो मैंने कर रखा है अंडरलाइन। तो सोडियम बेंजोएट निम्न में से खाद्य परिरक्षक होता है। दोस्तों खाद्य परिरक्षक तो आपको पता चल ही गया, तो व्याख्या में देखते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, चीनी, तेल, सिरका, इनका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता लग गया कि सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये नाम आपको पक्के याद करने हैं। अब चीनी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चीनी जो होती है, जैसे अचार वगैरह या किसी और चीज में अपने डालते हैं दोस्तों, तो चीनी क्या करती है? नमी को कम करती है। तेल व सिरका जो होता है, जो जीवाणु इनके अंदर क्या है, वृद्धि नहीं कर पाते, जीवित नहीं रह पाते। तो खाद्य परिरक्षक है दोस्तों अपना कंप्लीट होता है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पूर्ण रूप से बनाया गया संश्लेषित रेशा कौन सा था? प्रथम पूर्ण रूप से बनाया गया संश्लेषित रेशा कौन सा था? दोस्तों ये भी एनसीईआरटी पर ही क्वेश्चन आधारित है। मैं अभी तक कक्षा 6 और 7 के क्वेश्चन करवा रहा हूं, 8, 9, 10 के अभी बाकी हैं दोस्तों, तो पहले 6 और 7 को ही कंप्लीट करेंगे। प्रथम पूर्ण रूप से बनाया गया संश्लेषित रेशा कौन सा था? ऑप्शन है टेरिलीन, कपास, टेफ्लॉन, नाइलॉन। जैसा कि आपको दिख रहा है सही जवाब होगा नाइलॉन, प्रथम पूर्ण रूप से बनाया गया संश्लेषित रेशा था। दोस्तों रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं संश्लेषित। जो जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं, जिनको मानव बनाता है उन्हें संश्लेषित कहा जाता है, मानव निर्मित भी कहा जाता है। तो दोस्तों व्याख्या देखते हैं। नाइलॉन जो रेशा होता है यह प्रथम संश्लेषित रेशा है और 1911 के अंदर मानव के द्वारा बनाया गया। आगे देखते हैं कि ये है क्या। दोस्तों नाइलॉन एक प्रकार का पॉलीमर होता है। पॉली मतलब अनेक, मर मतलब इकाई, जो अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे कहा जाता है पॉलीमर यानी बहुलक। दोस्तों इसका प्रयोग दांत के ब्रशों, वस्त्रों, मोजों आदि में किया जाता है। इसी प्रकार एक ऑप्शन में दे रखा है कपास। तो कपास क्या है? दोस्तों कपास भी एक प्रकार का बहुलक है, पॉलीमर है। और कपास जो होता है इसे सेलुलोज भी कहा जाता है, यह सेलुलोज से बना होता है। दोस्तों जो सेलुलोज होता है यह अनेक प्रकार की ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बनता है। मतलब ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ते जाएं तो अंत में क्या प्राप्त होगा? बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो अपने को सेलुलोज प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार टेरिलीन, तो टेरिलीन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का पॉलीएस्टर होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, डिटेल अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।